नमस्कार साथियों। आप सभी को पता है कि हम लोग ज्योग्राफी का सेशन चला रहे हैं इस समय। और यह सेशन डेली सुबह 8 बजे आता है और यह आपके एक सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यह ज़रूरी नहीं होता है कि आप इसे सुबह सुबह ही देख लें और बहुत सारे क्लासेस और लगाने हैं हमें। आप सभी की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाती तो मेरे लिए भी एक तरह से जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं वो फेस ना होता और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग की संख्या कम ही सही, लेकिन डेली अगर हो जाती अभी तो भी सही चलता। लेकिन खैर चलते हैं आगे। आज का जो क्लास है हमारा भारत की प्रमुख घाटियों का। भारत की प्रमुख घाटियों का लेक्चर पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं, इसके पहले हमने काफ़ी ज़्यादा सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। यह लगभग 27वां क्लास होगा आपका ज्योग्राफी पे। तो अब ऐसा भी नहीं होगा कि ज्योग्राफी के बाद हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे या फिर आपका इकोनॉमिक्स नहीं देखेंगे। तो सारे सेशन देखेंगे, जहाँ तक कि हम आपके सुपर टेट, केवीएस और अन्य एग्जाम्स जो भी हैं, पीसीएस, आरओ आरओ, तो सबके सभी चीज़ें मैं यहाँ से ज़रूर आपको देने का पूरा प्रयास करूँगा। और मे बी आप क्लियर भी करोगे अगर रिवीजन के साथ सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मान के चलिए 120, अगर मैं सुपर टेट की बात करूं तो 120 125 नंबर आप इस पूरे क्लास से, हमारे जो डिज़ाइन किया गया है प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे तो आप उससे गेन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी हम लेकर आए हुए हैं जो हम कुछ क्वेश्चन को आपको पहले हम कराएंगे, आप लोग का थोड़ा सा मोटिवेशन पावर जो है थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे इस पर। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है जितना कि अगर आपने पीछे वीडियो देखा हुआ है, शुरू से लेकर पूरा का पूरा वीडियो और लेक्चर आपने देखा है, तो यह क्वेश्चन जरूर से जरूर आप अटेम्प्ट करोगे। देखो, मालाबार तट किस राज्य में विस्तृत है? आपको पता है मालाबार हमारा तटीय राज्यों में ये स्थित है भाई। ये पूरे के पूरे तटीय राज्य हैं हमारे, प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर रीजन है। इस पेनिनसुलर रीजन में गुजरात है, यहाँ पर फिर आएंगे महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर जाकर आपका वेस्ट बंगाल आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे जब हम लोग नीचे आ जाएंगे, 1 सेकेंड यार, जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे तो हम लोग को यह सौराष्ट्र घाटी या सौराष्ट्र वाला क्षेत्र दिखेगा। सौराष्ट्र के नीचे आएंगे तो यहाँ से लेकर यानी कि हमारा कौन सा क्षेत्र दिखने लगेगा? कोंकण तट है। कोंकण तट हमारा गोवा से लेकर मतलब कि सॉरी गुजरात से लेकर गोवा तक है। फिर गोवा से नीचे आएंगे तो कर्नाटक वाला जो तट है वही कन्नड़ तट हमारा कहलाता है। कौन सा तट? कन्नड़ तट। फिर इसके बाद मालाबार तट है, फिर इधर कोरोमंडल है, इधर उत्तरी सरकार उड़ीसा की तरफ है। तो इस तरह से हम लोग उत्तरी सरकार मतलब आंध्र प्रदेश वाला है, और जो आपका उड़ीसा का तट है उसे उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो यानी कि कौन सा तट है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है? केरल तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर यह हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया है, कर्नाटक राज्य में विस्तृत पश्चिमी तटीय मैदान को कौन सी संज्ञा दी जाती है? जो पश्चिमी तटीय मैदान है कर्नाटक में जो विस्तृत है उसे हम कन्नड़ कहते हैं या फिर कर्नाटक तट के नाम से जानते हैं, याद रखना है आपको बस। गुजरात से गोवा के तट को क्या कहते हैं? गुजरात से गोवा के तट को किस नाम से जानते हैं? कोंकण तट के नाम से जानते हैं। याद करिए, पिछला सेशन हमने आपको दिया था। देखो, यही सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठ कर आएंगे, तो हम साथ साथ में कुछ क्वेश्चन भी आपको कराते चलेंगे जिससे कि आपको लग जाए कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। ठीक है। ज्वार नद मुख यानी एस्चुरी किस तटीय मैदान की विशेषता है? हमने बताया था जितनी भी नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं, पश्चिम की तरफ, वह एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नद मुख बनाती हैं, गार्ज बनाती हैं, हमने बताया था आपको। और जो इधर पूरब की तरफ बहती हैं, पूरब की तरफ नदियां बहने वाली सारी की सारी डेल्टा बनाती हैं। ऐसा इस वजह से भी होता है क्योंकि यहाँ पर जो है ढलान अधिक है। जब ढलान अधिक है तो विसर्प करने का इनको समय नहीं मिलता है, ये तेजी के साथ आते हैं और अपना कह लीजिए कि पानी जो है बहुत डेल्टा नुमा आकृति का बनाते हैं। इस प्रकार से कुछ ऐसे ऐसे ये डेल्टा नुमा ऐसे आके छोड़ देते हैं, यानी कि इनका जब मुहाना जब मिलता है बड़े सागरों में तो वह चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे कि आप खुद देख सकते हो कि बहुत सारे पानी उड़ेले हुए हुए हैं फर्श पे, उसमें थोड़ा सा एक बूंद दूध का जब डालते हैं तो वह कह लीजिए कि दूध का पूरा बूंद पूरा फैल जाएगा। सेम इसी प्रकार से ये भी आता है, इधर से जितनी नदियां आती हैं सोर्सेस इस बड़े से वाटर बॉडी में, बंगाल की खाड़ी में जब मिलती हैं तो इस प्रकार का आकृति बनाती हैं जिसे हम कहते हैं डेल्टा। और इधर क्या होता है, इधर ढलान बहुत कम है लेकिन बहुत ऊंचाई से नदियां गिरती हैं, बहुत खड़ी खड्डे के रूप में गिरती हैं, तो इस वजह से यह एस्चुरी बनाती हैं, सीधा गिरती हैं और नाले में नाले मतलब ये नाले आकार की बहती है, नाली नुमा आकृति बनाती हैं। यह चीजें याद रखना है, ठीक है ना। और अगला प्रश्न है, किस तटीय मैदान को
अटलांटिक तट की उपमा प्रदान की गई है? किस तटीय मैदान को अटलांटिक तटीय मैदान की उपमा प्रदान की गई है? तो याद रखना है पश्चिमी तटीय मैदान को अटलांटिक तटीय एक तरह से उपमा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, पश्चिमी तट के अत्यधिक कटा छटा होने के कारण किस प्रकार के पत्तन पाए जाते हैं? ठीक है ना, यह पूछा गया है। देखिए पत्तन का मतलब हो गया बंदरगाह, बंदरगाह का भी लेक्चर इसके बाद हम लेकर आएंगे। तो यह पूछ रहा है कि अगर पश्चिमी तट कटा छटा है तो किस प्रकार के यहाँ पे बंदरगाह ज्यादा देखने को मिलेंगे। इतना याद रखना है, जहां पर कटा छटा है वह प्राकृतिक रूप से कटी छटी है, न कि कृत्रिम रूप से कटी छटी है। जब प्राकृतिक रूप से कटी छटी है पश्चिमी तट हमारा, यह पश्चिमी तट है, यह पूर्वी तट है, यह चीज याद रखना है ना। सही जा रहे हैं भाई ना? चलिए तो पश्चिमी तट इस वजह से कटी छटी ज्यादा देखने को मिलती है, मतलब यह ज्यादा कटा छटा है, लेकिन बोला जा रहा है पश्चिमी तट पे जो कटा छटा है वो उस पे किस प्रकार के बंदरगाह देखने को मिलेंगे। तो याद रखना, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे खलिया बेट अलिया बेट दो द्वीप हैं, जो कि खलिया बेट है हमारा नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी के कारण बनाया गया है इस आपके खंबात की खाड़ी में। और जो खलिया अलिया बेट है, अलिया बेट है जो कि ताप्ती नदी द्वारा बनाया गया है, ताप्ती नदी के मुहाने पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार का जो यह कच्छ का रन है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो बेड़े हैं बड़े बड़े आकर यहाँ पे ठहरते हैं, रुकते हैं। आपको पता होगा कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात का ज्वारी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। वो यही कारण है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जहाज आके रुक जाते हैं। जैसे आप देखते हैं बस स्टैंड में जो गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होते हैं, लाइन से लग जाते हैं, है ना। सेम इसी प्रकार से जब वो लाइन से लग जाएंगी तो आमने अगर अगर बीच में कोई गाड़ी रुक जाए, यहाँ पर कोई गाड़ी रुका हुआ है तो इधर वाली गाड़ी एक इधर पर लगी है, एक इधर लगी है और एक इधर लग गई। अब इसका मुहाना तो आगे है भाई, अब इसको जाने के लिए या फिर इसको हटाओ या फिर इसको हटाओ, तभी तो ये निकलेगा, या फिर इसको हटाओ। तो उसी प्रकार से सेम इसमें भी जहाज एडजस्ट होते हैं। तो इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। प्राकृतिक बंदरगाह यानी प्राकृतिक पत्तन कहते हैं, क्योंकि भाई यह मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। क्योंकि जितने कटे छटे भाग हैं ना, लगभग वो मानव, अब हर कोई तो माही थोड़े हो जाएगा कि वो काटता फिरेगा हथौड़ा छेनी लेकर, समझ रहे हो ना। तो यानी कि आप समझ रहे हैं यह कटा छटा किस वजह से है, तो बता देंगे यह प्राकृतिक रूप से कटा छटा है, क्योंकि नदियां जो है काटी छाटी हैं इसको, इस वजह से यहाँ पर किस प्रकार के बंदरगाह देखने को मिलेंगे? तटीय इलाके में हमें प्राकृतिक बंदरगाह देखने को मिलेंगे, याद रखना है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? याद रखना मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और एक तरह से श्रीलंका के बीच में। तो वो कैसा है? तो बता देंगे समुद्री जीवमंडल संरक्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। नदी मतलब इस पूरे एशिया का प्रथम समुद्री जीवमंडल क्षेत्र के रूप में जाना जाता है मन्नार की खाड़ी, जो कि केरल और तमिलनाडु श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, नदियों की पूर्वी तट पर किस कारण डेल्टाओं की रचना उन्मग्नता मतलब कि फैल जाती है, पहले सिकुड़ती है फिर फैल जाती है, उन्मग्नता, यह हिंदी में कहते हैं उन्मग्नता, उन्मग्नता, यह चीज देखने को मिलता है हमें यहाँ पर नदियों का। ठीक है, नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदियों के मुहाने पर पाए जाने वाले द्वीप का नाम बताइए। वही तो हमने बताया, नर्मदा नदी जो कि आपके विंध्याचल पर्वत श्रेणी से नीचे की ओर बहती है और पश्चिम की ओर बहती है, जो कि उसके तट पर कौन सा द्वीप स्थित है? खदिया बेट, याद रखेंगे खलिया बेट के नाम से जानते हैं उसको, खलिया बेट, खलिया बेट। देखिए सारे के सारे प्रश्न हमने करा दिए हैं थ्योरेटिकल वाले में, इसके पहले वाले में। आज तो हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ, लेकिन खैर कुछ प्रश्न भी करते चलते हैं, जिससे कि आपको मोटिवेशन पावर हाई रहना चाहिए हमेशा कि हाँ जिस प्रकार के सर पेपर मतलब थ्योरी करा रहे हैं उसी में से प्रश्न आते हैं। ठीक है ना, खलिया बेट और अलिया बेट ताप्ती नदी के किनारे है, या ताप्ती नदी या नर्मदा नदी, यह आपका एक तरह से कच्छ का रन तो यह है, यह आपका खंबात की खाड़ी है, इसे क्या कहेंगे? खंबात की खाड़ी। ठीक है ना, याद रखेंगे खदिया बेट और अलिया बेट। चिल्का नामक लैगून झील किस तटीय मैदान में पाया जाता है? चिल्का नामक एक तरह से लैगून झील कह लीजिए चिल्का का, वो किस मैदान में, किस तटीय मैदान में है? तो उत्कल तटीय मैदान में है। यहाँ पे देखने को मिलता है हमें, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे आकृति है जो कि इसमें आके धसी हुई है, ये पूरा चिल्का लैक है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। डेल्टा झील कोलेरू किन दो डेल्टाओं के बीच स्थित है? डेल्टा झील
कोलेरू किन डेल्टा झील डेल्टा बनाती है, मतलब कोलेरू झील जो है, कोलेरू है वो डेल्टा बनाने वाली झील है। तो डेल्टाओं के बीच, किन दो डेल्टाओं के बीच पाया जाता है, यह पूछा गया है। तो बता देंगे जो कोलेरू झील है हमारा, यानी कि कोलेरू लेक है जो हमारा, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बिल्कुल बीच में पाया जाता है, यानी कि गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच में पाई जाती है। गोदावरी नदी ऊपर यहाँ से नासिक से निकलती है, एक तरह से कहें महाबलेश्वर चोटी से, और त्र्यंबकेश्वर चोटी से कौन सी निकलती है भाई, आपका कृष्णा नदी निकलती है। यह जाके दोनों के बीच में ही हमारा देखने को मिलता है। यहाँ पर कौन सा झील है भाई, अब तो बता देंगे कोलेरू झील, कोलेरू झील। याद रखेंगे, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कोलेरू झील किन दो नदियों के डेल्टाओं के बीच में है, तो गोदावरी ऊपर और कृष्णा नीचे, याद रखेंगे। इसके बाद पुलिकट नामक लैगून झील किस तट की विशेषता है। देखिए आंध्र प्रदेश, यह जो आप देख रहे हैं कोलेरू झील है, पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, इस बात को याद रख लेना पहले तो। पुलिकट झील जो है यह किसके कहाँ पे स्थित है, आंध्र प्रदेश में ही स्थित है पूरी पूरी। एक और झील है बेटा जिसका नाम है आपका कोलेरू झील है बेटा, यह कोलेरू झील है, पूरी तरीके से आंध्र प्रदेश में स्थित है। एक और झील है जिसका नाम है पुलिकट, क्या नाम है, पुलिकट झील, यह दोनों के बॉर्डर पे स्थित है। कहने को अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर नहीं रहता है आपके आंध्र प्रदेश, तो तमिलनाडु आप लगा सकते हैं, इसके लिए बहुत थोड़ा सा नॉमिनल क्षेत्र इसमें आता है, लेकिन इसको हम मानते हैं कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में ही मानते हैं। एक है पुलिकट झील, यह पूरा का पूरा बॉर्डर पे ही पड़ता है, आधे इस तरफ आधे इस तरफ, लगभग कह लीजिए आधा से ज़्यादा हिस्सा पड़ता है हमारा कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, लेकिन कुछ बहुत सारे हिस्से भी पड़ते हैं हमारे तमिलनाडु में भी। यह पुलिकट झील है जो कि दोनों के बॉर्डर पे है, हमने पढ़ाया था। तो कोरोमंडल तट वाले क्षेत्र पर पाया जाता है। कोरोमंडल क्षेत्र कहाँ पर है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है। तो यह है ना, याद रखेंगे, ये चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है ना। पुलिकट झील अधिकतर तमिलनाडु ही ऑप्शन में देगा आपको, तो तमिलनाडु लगा के चले आना है। अष्टमुडी तथा बेम्बानाथ झील किस राज्य में स्थित है, हमने बताया था भाई, अष्टमुडी झील और बेम्बानाथ झील केरल राज्य में स्थित है, याद रखना, केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में। बस इतने प्रश्न से बताओ, ये सारे प्रश्न हमने कराए हैं कि नहीं कराए हैं। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इससे बाहर तो नहीं देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से निश्चिंत रहिए, आप बहुत ही अच्छे कंटेंट के ऊपर हैं, ठीक है ना। बस इस तरह पढ़ते चलिए। अब हम आते हैं भारत की प्रमुख घाटियाँ। देखिए भारत की प्रमुख घाटियाँ क्या हैं, कैसे बनती हैं और कितने हैं, बट डायरेक्ट बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, आप आराम से सुनते चलो। देखिए धरातल पर स्थित बहुत सारे पर्वत हैं, बहुत सारे पठारी क्षेत्र हैं हमारे, बहुत सारे मैदानी क्षेत्र हैं, है ना। तो पठारी क्षेत्र हो गए, पर्वतीय क्षेत्र हो गए, एवं मैदानों के बीच जो विभिन्न प्रकार की भूमिगतियों के रूप में पानी का एक तरह से वाटर बॉडी पाया जाता है, जैसे नदी हो गया, हिमानी हो गया और आदि द्वारा, मतलब देख सकते हो झील झरने द्वारा निर्मित अवतलित स्थलों को घाटी के रूप में हम देखते हैं। बस यह ध्यान में रखना है, यानी कि हमारी जो घाटियां हैं, आप देखेंगे दक्कन ट्रैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मालवा का पठार है, तो मालवा के पठार को बहुत सारी नदियाँ काट दी हैं, आप देखते होंगे बहुत सारी नदियाँ काटकर घाटी नुमा आकृति बना दी हैं, मतलब उसमें चोर डकैत डाकुओं का क्षेत्र, मतलब एक तरह से बहुत पुराने वाली बात है, पुरानी जो मूवियाँ आती थी बहुत ज़्यादा पुरानी, तो उसमें देखते थे कि चंबल की घाटी, चंबल के डाकू, बहुत पुरानी मूवी अगर आप देखना चाहते हैं, जो दादी या फिर दादा पापा लोग वगैरह देखते हैं, बहुत पुरानी मूवी, उन लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप भी देखोगे तो शायद बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फैशनी दुनिया नहीं थी तब की तो थोड़ा सा मॉडर्न जमाना नहीं था, तो उसमें डाकू वगैरह थे और डाकुओं का ही कहानी बनता था हमेशा, क्योंकि उस समय घाटियाँ बहुत ज़्यादा थी हमारे यहाँ। अब तो प्रशासन की इतनी पहुंच हो चुकी है हर जगह कि घाटियों में क्या, जमीन के अंदर भी छुपे रहोगे ना तब भी खोद के निकाले जा सकते हो, ठीक है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो आप देख पाओगे जो घाटियां हैं किसके द्वारा बनाई जाती हैं, कहाँ बनाई जाती हैं, पर्वतों पर, पठारों को काटकर, नदियों द्वारा, झील झरनों द्वारा, हिमानियों द्वारा बनाए गए कुछ अवतलित क्षेत्र हैं जो कि काट दिए गए हैं बहुत भयंकर रूप से, मतलब कि काफी ज्यादा चौड़ाई या फिर गहराई के रूप में काट दिए गए हैं, वो भी बहुत ज्यादा, जैसे कि एक वृक्ष है ना, वृक्ष की टहनियां बहुत सारी निकली होती हैं। तो इस प्रकार से एक नदी नहीं है हमारे भारत में, लगभग 4000 से प्लस नदियां हैं छोटी बड़ी मिलाकर। तो आप देखोगे हमारे भारत को अगर नदी के रूप में देख लो ना, तो एक तरह से नदी का प्रदेश भी बोला जाता है भारत को। तो देखेंगे तो बहुत सारे रूप में कटा हुआ है, तो बस इसी को हम क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं, जहाँ से नदियाँ बहती हैं। यह अधिकतर घाटियाँ हमको पश्चिम वाले, यानी कि हमारे दक्कन ट्रैप वाले क्षेत्र में ज़्यादा घाटियाँ देखने को मिलती हैं। इसका कारण भी है क्योंकि यहाँ नाली नुमा आकृति है, यहाँ पे बारिशों का पानी ही हमको देखने को मिलता है, और यहाँ पर तो ग्लेशियर का पानी देखने को मिलता है, यानी कि जो हिमानी होती हैं ना,
उनके उनके लगातार सतत एक तरह से सतत लगातार पूरे वर्ष बहती हुई पानी हमको दिखाई देती है। यहाँ के पानी में कुछ भी एक तरह से कह लीजिए कि कमी नहीं दिखता है कि हाँ अब इस साल गर्मी थोड़ी सी पड़ने लगी तो सूख जाए, नहीं, क्योंकि वो हिमानी से आती हैं और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, है ना, सिसमी, लद्दाख, ये सब क्या हैं आपके ग्लेशियर हैं जो कि अभी वहाँ से पानी बह कर आती है। तो मैंने ग्लेशियर का लेक्चर लिया है, उसको आप जरूर देख लेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं घाटी के ऊपर। घाटी, प्रमुख घाटियों को पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला घाटी हम पढ़ते हैं मूर्खा घाटी। ऊपर से शुरू करेंगे, सारी घाटियों को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी कहाँ पे पाया जाता है, सिर्फ याद रखना मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी। हम लिखते भी चलते हैं एक एक को। मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी, ये मूर्खा घाटी लद्दाख वाली रीजन में पाया जाता है। जब लद्दाख हमारा बटा नहीं था, यूटी नहीं बना था, पहले राज्य ही हुआ करता था जम्मू कश्मीर, तो हम कहते थे कि ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। लेकिन अभी फिलहाल में जो यह मूर्खा घाटी है लद्दाख में स्थित है। इस बात को आपको याद रखना है। मूर्खा घाटी के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कश्मीर घाटी। कश्मीर नाम से ही फेमस है कि कश्मीर घाटी कश्मीर में ही पाई जाएगी, याद रखना है। यह महान हिमालय जो आपका है, हमने बताया था, जो आपका बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय को ही महान हिमालय के नाम से जानते हैं। बृहद हिमालय के नीचे जब आएंगे तो पीर पंजाल श्रेणी पड़ती है। जो पीर पंजाल श्रेणी है वो मध्य हिमालय का भाग है। तो पीर पंजाल श्रेणी, क्योंकि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के बाद पीर पंजाल श्रेणी पड़ता है। पीर पंजाल श्रेणी के बाद इधर धौलाधर श्रेणी पड़ती है, वह मध्य हिमालय के हिस्से हैं कुछ हैं। जैसे कि मध्य हिमालय जो हमारा यहाँ से ऐसे कटा छटा है ना, तो यह पीर पंजाल श्रेणी है, फिर हमारा धौलाधर श्रेणी है। इस तरह से बहुत सारी श्रेणियाँ हैं। नाग टिपा और महाभारत ये नेपाल में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर धौलाधर के ऊपर पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। इस पीर पंजाल के उत्तर में यहाँ पर बृहद हिमालय स्थित है, बृहद हिमालय पूरा स्थित है। तो बृहद हिमालय और यह पीर पंजाल श्रेणी, बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी। यह दोनों को कनेक्ट करती है, इतना समझ लीजिए, दोनों को कनेक्ट करती है। और वहीं पर स्थित है एक बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा कश्मीर घाटी पर, यानी कि पीर पंजाल दर्रे पर, पीर पंजाल श्रेणी पर ही स्थित है, जो कि कनेक्ट करती है। कश्मीर घाटी जो है ना, कलिजे बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू जाने का मार्ग प्रशस्त कराती है। तो कश्मीर घाटी ऊपर पड़ता है, सॉरी यहाँ पड़ता है, और कश्मीर घाटी से एक तरह कह लीजिए बनिहाल दर्रे से होते हुए, बनिहाल दर्रा यहीं पर है, बनिहाल दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जम्मू जाने का मार्ग, जम्मू जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। यहाँ पे लिख लीजिए कश्मीर इसके उत्तर में है कश्मीर। तो यहीं पर स्थित है बनिहाल दर्रा। इस बनिहाल दर्रे से, इस घाटी में ही बनिहाल दर्रा है, उससे होते हुए हम कहाँ जाते हैं, जम्मू जाते हैं। हाँ, ये चीज़ें याद रखना, बनिहाल दर्रे से होकर, यानी कि अगर पूछे कश्मीर से जम्मू को कनेक्ट करने वाला कौन सा दर्रा है तो बता देंगे बनिहाल दर्रा है, जो कि कहाँ पर स्थित है तो बता देंगे पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी भी पड़ जाता है हमारा इसी जगह, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, याद रखना नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर वाले इलाके में पड़ता है। और सियाचिन हिमनद से निकलने वाली जो नुब्रा नदी है ना, उसी के द्वारा बनाया गया नुब्रा घाटी। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे पड़ जाता है, बिल्कुल यहाँ पे पड़ता है। इधर आपको क्या है, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर क्या है, POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, यह LAC जो चाइना के कब्जे में है, इधर जो पाकिस्तान के कब्जे में, यहीं पर लद्दाख स्थित है। तो लद्दाख घाटी से ही निकलती हुई एक हमारी कह लीजिए कि निकल के आती है नुब्रा नदी। नुब्रा नदी द्वारा जो बनाई जाती है खड्ड, एक तरह से नाला, उसी को हम क्या कहते हैं, नुब्रा घाटी कहते हैं। याद रखना ये कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में ही स्थित है बेटा, इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। सुरू घाटी, सुरू नुब्रा, याद रखना सुरू घाटी भी कारगिल वाले कस्बे में पाया जाता है, कारगिल वाले बस्ती में पाया जाता है। याद रखना यह भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यह भी सुरू घाटी बहुत बार पूछा गया है। सुरू घाटी कहाँ पाया जाता है तो बता देंगे घाटी, यह जो सुरू घाटी है यह हमारा लद्दाख वाले क्षेत्र में, लद्दाख वाले रीजन में ही पाया जाता है, जो कि एक तरह से आप कह लीजिए कि जो कारगिल वाला क्षेत्र है। क्योंकि आपको पता है लद्दाख में अब 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। लेह जो है कि सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा जिला पूरे भारत का देखने को मिलता है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा जिला लेह है। लेह और कारगिल ये दोनों क्षेत्र हैं किसके, लद्दाख वाले रीजन के। लद्दाख वाला रीजन है पूरा। तो लद्दाख अब बट गया है, तो लद्दाख यूटी में बदल गया है। अब वो आपसे राज्य नहीं पूछेगा, आप पूछेगा कि किस, या फिर ऐसे पूछेगा किस राज्य और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नुब्रा घाटी पाई जाती है, सुरू घाटी पाई जाती है, इस प्रकार से। अगर सुरू घाटी पूछता है तो कारगिल वाले कस्बे में, कारगिल एक प्रकार का कस्बा ही तो है, गाँव ही तो है, गाँव टाइप में, अब तो जिला हो चुका है, तो बता देंगे जिले में, कारगिल के कस्बे में या फिर जिले में पाया जाता है, हमको देखने को मिलता है सुरू घाटी, ठीक।
इसके बाद पार्वती घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, लिख लेना पार्वती घाटी, बस ऐसे ही याद कर लेना, पूछा जाता है कभी कभी, मिलान वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, यह बात याद रखना है। पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है भाई? यहाँ पे पड़ता है हिमाचल प्रदेश। फिर उसके नीचे उत्तराखंड वाला क्षेत्र, फिर इधर यूपी वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, फिर बिहार है इधर। तो इस प्रकार से हमने मैप, पहला क्लास आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से मैप पूरे दिमाग में आ जाएगा, ठीक है ना, भारत की पोजीशन पूरा। इसके बाद किन्नौर, किन्नौर घाटी किन्नौर घाटी भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर सेव का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है किन्नौर घाटी में, या लिख लीजिए किन्नौर घाटी। लिखने में प्रॉब्लम होगा तो सही चीज़ लिखेंगे, किन्नौर। किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ पर सेव की, हमको पता है, हिमाचल, हम लोग को पता है कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सेव देखने को मिलते हैं, सेव फल जो है बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो किन्नौर घाटी में ही सेव का काफ़ी ज़्यादा फल यहाँ पे एक तरह से कह लीजिए कि प्रोडक्शन होता है वहाँ पर, सेव की खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर, तो याद रखेंगे, ठीक है। पांगी घाटी, पांगी घाटी भी यह हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश में पांगी घाटी भी स्थित है। यह पंगवाल, यहाँ पर पंगवाल एक जनजाति है, उसी के द्वारा कर लीजिए, यहाँ पर बसेरा पूरा है पांगी घाटी में, तो पांगी पंगवाल इस तरह से याद रखना। पंगवाल जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? तो बताएंगे पांगी घाटी में। पांगी घाटी कहाँ पर है? पांगी घाटी कहाँ पर है बता देंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ही बनाया गया है। यह सब आप प्राकृतिक रूप से पढ़ रहे हो, कृत्रिम नहीं बनाया गया अभी, कृत्रिम वाला भी आएगा आगे तो हम देखेंगे उसको। कुल्लू मनाली घाटी, कुल्लू घाटी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, यह धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में स्थित है, मध्य में, क्योंकि भाई हमने बताया धौलाधर है मध्य हिमालय का भाग और यह पीर पंजाल है, तो धौलाधर और मध्य हिमालय के बीच में ही स्थित है कौन सी घाटी? कुल्लू घाटी। ये हिमाचल प्रदेश वाले इलाके में पड़ता है, हमने बहुत उधर बना दिया है, लेकिन बहुत ज़्यादा विस्तार है ना, पीर पंजाल श्रेणी यहाँ तक आई है, हिमाचल प्रदेश तक, और हिमाचल प्रदेश से ही स्टार्ट होता है धौलाधर श्रेणी, ठीक है ना। उसके बाद मैसूर श्रेणी है, मैसूर श्रेणी पूरा का पूरा पड़ जाता है आपका उत्तराखंड में ही। तो याद रखना, धौलाधर श्रेणी पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी स्थित है? बता देंगे भैया, कौन सी? कुल्लू घाटी, ठीक है ना, कुल्लू घाटी स्थित है। इसके बाद सांगला भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है, याद रखेंगे। चंबा घाटी भारत में कह लीजिए कि डलहौजी है, खजियार है, या प्रमुख एक तरह से कह लीजिए तीर्थ स्थल है घूमने वाला, तो डलहौजी, खजियार, हाँ, और कह लीजिए कि और भी बहुत सारे पर्यटक स्थल हैं जो कि यहीं पर स्थित हैं, चंबा पर स्थित है, इतनी बातें याद रखेंगे। इसके बाद कांगा घाटी भी पाई जाती है यहीं पर हिमाचल प्रदेश में। कांगा घाटी यहाँ पर कह लीजिए धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में एक कैपिटल है धर्मशाला, सॉरी कैपिटल, हाँ, मतलब एक जिला है धर्मशाला, वो कांगा घाटी पर ही स्थित है, याद रखें। कांगा कहिए भाई, कांगड़ा घाटी भी कह सकते हैं आप इसे, कांगड़ा घाटी। तो हमने बता दिया कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, और सांगला घाटी, चंबा घाटी और पांगी घाटी के बाद हमने क्या बताया? किन्नौर घाटी। ये सारे के सारे घाटियाँ कहाँ पर स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में। और लाहौल स्पीति के नाम से आपने सुना होगा, तो लाहौल घाटी अलग है, स्पीति घाटी अलग है। जो लाहौल घाटी है यह भी हमारा हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है, लेकिन जो लाहौल है ना, 2 नदियों द्वारा निर्मित है, चंद्रा और भागा नदी। चंद्रा आप सुनते हैं, चंद्रभागा नदी कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश से पाई जाती है। तो चंद्रा एवं भागा नदियों द्वारा एक तरह से कह लीजिए जो वो प्रभावित होती हैं, तो बहुत जब जहाँ पे मिलती है ना, मिलने के बाद वो दोनों मिल जाती हैं जब, तो लाहौल स्पीति में ही मिलती हैं, इस वजह से कह लीजिए लाहौल घाटी एक तरफ बन जाता है, स्पीति घाटी एक तरफ बन जाता है। तो याद रखेंगे लाहौल घाटी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और स्पीति घाटी कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ही। स्पीति घाटी के कुछ और उद्देश्य हम बता देते हैं। यहाँ पर बौद्ध का मठ एक पाया जाता है, बौद्ध मठ के नाम से फेमस है। यहाँ पे ताबो आपने सुना होगा, तांबो मठ है ना, तांबो मठ जो है बौद्ध मठ के नाम से फेमस है, और तांबो मठ इसी जगह पाया जाता है, स्पीति घाटी में। ताबो मठ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश का फेमस मठ है, जो कि बौद्ध लोगों द्वारा बनाया गया है। बौद्ध भगवान यहाँ का प्रसिद्ध मठ है, बौद्ध भगवान का प्रसिद्ध मठ, याद रखेंगे, ठीक है। इतनी बातें याद रहेंगी। आगे चलते हैं सोर घाटी, अब उत्तराखंड की बात करते हैं। सोर घाटी, दून घाटी, जौहार घाटी, लिखते चलिए, सोन घाटी या फिर सोर घाटी, सोन मत लिखिएगा, सोर घाटी, दून घाटी आपने सुना होगा, देहरादून उसका कैपिटल ही है, तो एक तरह से घाटी ही तो है वह। दून घाटी के बाद जौहार घाटी। आपको यह चीज़ें समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होना चाहिए कि जो घाटियां हैं यह नदी द्वारा बनाई गई हैं, नदियों के द्वारा बहुत सारे एक तरह से अपर्दन कर दिया गया है,
है ना, भूमिगत को, भूमि को एक तरह से कह लीजिए अवतलित कर दिया गया है काट कर, वहाँ पे रास्ता बना दिया गया है, वो घाटी के नाम से जाने जाने लगी हैं। तो वह प्राकृतिक घाटियाँ हैं, यह किसी मानव निर्मित द्वारा मानव द्वारा नहीं बनाया गया है घाटियाँ। यह निरंतरता कब तक बना रहेगा हम लोग को कुछ नहीं पता है। कब ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, कब बड़ी हो जाएगी घाटियाँ। आपको पता है कि उत्तराखंड में बाढ़ किस वजह से आते हैं? इन घाटियों की वजह से ही आते हैं, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हमारे हैं इस प्रकार से होते हैं। देखिए, अभी आपने सुना था कि जो हमारे उत्तराखंड में बाढ़ आया था, अभी हाल ही में आया था, तो इस प्रकार के यहाँ पे पहाड़ पाए जाते हैं। देखिए, यह जो हिस्सा बनाया गया है ना, अगर इसमें नदी आ गई तो आप खुद बताओ, यहाँ पर लोग बसे हुए होते हैं, यहाँ पर लोग बसे हुए होते हैं, यहाँ पे लोग बसे हुए होते हैं। जिस प्रकार हम लोग मैदानी भागों में रहते हैं, वो लोग इसी प्रकार सेम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं भाई। उत्तराखंड मतलब क्या? पूरी पहाड़ी क्षेत्र। जब सन 2000 में अलग होता है उत्तराखंड, उत्तरांचल हमारा यूपी से, तो इसी वजह से तो अलग होता है, क्योंकि वहां पे विकास नहीं हो पा रहे थे। उसको विकास होने के लिए कोई क्षेत्र अलग मांग तब करता है जब उस क्षेत्र की विकास नहीं हो पाती है। जिस प्रकार से बांग्लादेश सन 1971 में यह मांग क्यों करता है अलग देश का? यहाँ मुजीबुर रहमान जो रहते हैं, जो शेख हसीना के पिताजी, वो क्यों यहाँ पे मांग करते हैं कि मुझे आज़ाद किया जाए? जब इनको यह जब मांग करते हैं तो इधर से पाकिस्तान के बहुत सारे लोग आते हैं इसको, यहाँ के लोगों को शांति करने, कि भाई हमें मांग नहीं उठानी है। तो मुजीबुर रहमान जी जो है सहयोग मांगते हैं, सहयोग करती हैं इनकी इंदिरा गांधी, कि भाई आप कुछ भी करो लेकिन हमारे भारत से होकर मत जाओ, और भारत से होकर जाओगे तो हमसे लड़ाई करोगे। और बांग्लादेश को भारत के द्वारा ही आज़ादी दिलाई गई थी 1971 में, ठीक है ना। तो यही चीज थी कि मतलब जब जो जिस क्षेत्र पे जब एक तरह से आबादी बढ़ जाती है, एक तरह से वहां पे लगता है कि यहाँ का विस्तार नहीं हो रहा है, तो उस क्षेत्र को काट कर अलग कर देना ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है। आप सोचिए, उत्तराखंड अगर काट कर नहीं अलग किया गया होता तो ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पर सरकार का ध्यान ही नहीं जाता। तो सन 2000 में इसी वजह से अलग करने का मांग उठा और इसको अलग किया गया। उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था पहले, अब ये उत्तराखंड बन गया, ठीक है ना। ये चीज याद रखेंगे। तो दून घाटी, जौहार घाटी, और देख लें इस प्रकार की घाटी से जब पानी आती है ना, नदियां बहकर आती हैं, बाढ़ आता है, तो यहाँ के लोग बेचारे सब के सब बह जाते हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जान माल की सबकी हानि होती है। समझ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, सरकार को देखने को मिलता है। इसलिए सरकार पहले से अलर्ट करती है कि ऐसे क्षेत्रों में न रहा जाए, और सरकार भी मजबूर है, क्योंकि उन लोग कहाँ जाएंगे अगर वहां से हटेंगे। तो सरकार कहने को तो कह देती है, लेकिन उनका शिफ्टिंग तो नहीं करती है। 4-5 लोग का कर देंगी तो बहुत बड़े रूप में सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे हमेशा आती रहती हैं चीज़ें। तो इस प्रकार की घाटी बनाई गई है, घाटियाँ ऐसे ही बन जाती हैं अपने से। तो ये किसी कृत्रिम द्वारा नहीं बनाया गया है बच्चों, ये अपने आप बना हुआ है ना। एक तरह से प्राकृतिक रूप से बना है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें याद रखेंगे, यानी कि सोर घाटी, दून घाटी, जौहार घाटी, जो जोहार घाटी है, यह मिलाम घाटी और गोरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जोहार घाटी उत्तराखंड में है, वह मिलाम घाटी और कह लीजिए कि गोरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फूलों की घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तराखंड में स्थित है। फूलों की घाटी चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में वन्य जीवों की, यहाँ पे एक तरह से वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है पूरा का पूरा फूलों की घाटी। तो याद रखेंगे, फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? चमोली जिले में पाई जाती है, याद रखेंगे। अब आते हैं एक एक करके। अब ये तो प्रमुख घाटियां थी हमारी। अब जूको घाटी, जूको घाटी नागालैंड में पाई जाती है। नागालैंड यहाँ पर स्थित है, नागालैंड के नीचे ही स्थित है हमारा मणिपुर, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर। तो यहाँ पे नागालैंड के पास ही, नागालैंड में ही स्थित है हमारा कौन सी घाटी? जूकू घाटी, याद रखेंगे। यहाँ पे अराकान योमा पर्वतमाला पाया जाता है, जो इस पूरे पर्वत को, इस पूरा क्षेत्र जो अराकान योमा पर्वतमाला है, वो हिमाचल मतलब हिमालय का ही भाग होता है, जो कि दक्षिण में आकर लटक गया है, जो कि म्यांमार को भारत से अलग करता है। तो यहीं पर स्थित है बेटा एक जूकू घाटी, जो कि कहाँ पाया जाता है? हमारा नागालैंड में पाया जाता है, याद रखना। और एक तरह से कौन सी घाटी और है? सिक्किम में यूथांग घाटी, सिक्किम में स्थित है यूथांग घाटी। यूथांग घाटी कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है तो याद रखना है। इसके बाद अरकू घाटी, अरकू, अरकू घाटी कहाँ पाया जाता है? या फिर अराकू घाटी, अराकू घाटी कहिए चाहे अरकू घाटी कहिए, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में स्थित है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अराकू घाटी, अराकू घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें डालकर आप लिखते चलिएगा। इसके बाद धर्मा घाटी, धर्मा घाटी कहाँ पे स्थित है भैया? यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है धर्मा घाटी भाई याद रखना है, धर्मा घाटी, धर्मा घाटी, ठीक है। यह चीज़ें पूछी जाती हैं, हमेशा पूछी जाती हैं, क्योंकि भाई वहीं पर धर्मशाला स्थित है। धर्मा घाटी से धर्मशाला याद कर लीजिए। धर्मशाला कहाँ पे स्थित है? वो तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लेकिन धर्मा घाटी आप याद रखेंगे उत्तराखंड में स्थित है।
यहाँ पे धर्मशाला से धर्मा घाटी मत लगा दीजिएगा, धर्मशाला में स्थित है यानी कि हिमाचल प्रदेश में नहीं। नावौरी घाटी, नौरी घाटी, नौरी घाटी वेस्ट बंगाल में स्थित है। नो या ऐसे लिख ले, ने औरी घाटी कहाँ पे स्थित है? नेओरी घाटी, यह स्थित है नेओरी घाटी, वेस्ट बंगाल में स्थित है, यहाँ देखेंगे। इसके बाद कंबम घाटी, कंबम घाटी, ये कहाँ पे स्थित है? कंबम घाटी कहाँ पे स्थित है बता देंगे भैया, तमिलनाडु में स्थित है, एकमात्र तमिलनाडु की घाटी कंबम घाटी। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट घाटी छूट रहा था मुझसे लेकिन याद आ गया, शांत घाटी। शांत घाटी केरल में स्थित है, ये जैव विविधता वाला क्षेत्र है, काफी बड़ा भारत का, ये केरल में स्थित है। कौन सी घाटी? शांत घाटी, आपने नाम सुना होगा, शांत घाटी, ठीक है, शांत घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतनी घाटियां अगर आपने याद कर लिया तो हमें नहीं लगता है कि कोई भी घाटी इससे बाहर आएगा। एक एक टॉपिक जो मैं चुन चुन के ला रहा हूँ बच्चों, अगर आप देख रहे हैं ना, तो कोई सा भी पेपर हो दुनिया का, मतलब दुनिया का नहीं, अपने भारत का, दुनिया का क्या लेना देना भाई, हमें अपने भारत से लेना देना है, भारत में जॉब करना है गवर्नमेंट। तो भारत में कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, अगर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ईवीएस का पोर्शन और साइंस का पोर्शन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इस एकमात्र क्लास से आपका क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये क्लास अभी इसका चल रहा है, फिर इसी समय हिस्ट्री भी आएगा, ये खत्म होगा तो सारी चीज़ें हम देंगे। बस आपका काम है महाराज शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा रीच लाना, बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट रहता है, और बाकी हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। मैथ रीजनिंग के भी क्लासेस बहुत जल्द लग जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।